हमें शुरू करना पड़ेगा। दो जो स्कूल हैं बेसिकली वेस्टर्न फिलॉसफी में, बुद्धिवादी और अनुभववादी। तो इन पे बात शुरू करने से पहले मैं ये देखूंगा कि असल में बुद्धिवादी और अनुभववाद के बीच में एक तो डिबेट क्या है, उस डिबेट की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्यों बुद्धिवाद और अनुभववाद जैसे स्कूल बने। बुद्धिवाद और अनुभववाद क्या है पहले हम ये थोड़ा सा बता देते हैं, है ना। बुद्धिवादी जैसे नाम से समझ में आ रहा है, जो ये मान के चलते हैं जो ज्ञान है, ज्ञान का प्राइमरी स्रोत वो है बुद्धि। ठीक है, क्या है ज्ञान का स्रोत? बुद्धि है। और अनुभववादी क्या कहेंगे? ज्ञान का स्रोत है अनुभव। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पिरिसिस्ट, एम्पिरिसिज्म, है ना, अनुभववाद को, अनुभववाद। और बुद्धिवाद को क्या बोलते हैं? रेशनलिस्ट। ठीक है। अब सवाल ये है कि ज्ञान के लिए असल में चाहिए क्या? क्या सिर्फ बुद्धि से ज्ञान हो जाता है या सिर्फ अनुभव से ज्ञान हो जाता है? ये डिबेट है। ठीक है। अब पहली चीज़ तो मैं थोड़ा हिस्टोरिकली इसको समझने की कोशिश करता हूँ, ये डिबेट कब हुई, क्यों हुई। ये आप रेनेसा का पीरियड जानते हैं यूरोप में, जिसे हिंदी में बोलते हैं पुनर्जागरण काल, सुना है? जो यूरोप का ये हिस्सा है, ये टाइम है 16वीं 17वीं 15वीं शताब्दी से शुरुआत हो गई है इसकी, 15 से लेकर 17वीं शताब्दी तक। ठीक है। इंडिया में उस समय क्या हो रहा है? मुगल काल है ना। तो इससे पहले यूरोप के अंदर कोई भी चीज़ सही है या गलत है वो कैसे तय होती थी? वो तय होती थी दो चीज़ों से। एक तो चर्च, धर्म, चर्च ने जो बोल दिया वही सही है। ठीक है, उसमें कोई सवाल नहीं कि वो ज्ञान तर्क से आया, कि बुद्धि से आया, कि ईश्वर से मिला, कि कहाँ से मिला। वो चर्च ने बोल दिया वही सही है। इसको बोलते हैं अथॉरिटी से डिसाइड होता था क्या सही है क्या गलत है। दूसरा उस समय अथॉरिटी थी अरस्तु। अरस्तु की तर्क मीमांसा या अरस्तु का जो ज्ञान है उसको मध्यकाल में आपने देखा होगा बहुत सारे जो क्रिश्चियन इंटेलेक्चुअल थे, एक्विनास हैं, है ना, और कौन कौन है, कौन, अगस्टाइन हैं, ये इन सब ने अरस्तु को माना और अरस्तु की चीज़ों को अपने तरीके से क्रिश्चियनिटी के पर्सपेक्टिव में उसको वो भी किया है, कनेक्ट भी किया है। ठीक है। तो ये दो चीज़ है, अथॉरिटी फिगर थी। किसी भी चीज़ के बारे में जानना नहीं है, बस इनसे पूछ लो वही बात सही है, उसी के हिसाब से जीना है। लेकिन जब साइंस का विकास होने लगा यूरोप के अंदर, गैलीलियो को किस्सा हुआ है ना, अब हमने कोपरनिकस की बात करी, न्यूटन आ गया, ये सारे लोग जब आए तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, पृथ्वी को जाना जा सकता है, इस ब्रह्मांड को हम समझ सकते हैं और समझने के कुछ तरीके हैं जिनसे हम इस ब्रह्मांड के बारे में जान सकते हैं। जैसे सबसे पहली खोज क्या हुई कि क्रिश्चियनिटी ये मानती थी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी सेंटर है इस पूरे यूनिवर्स का और बाकी सारी चीज़ें इसके चक्कर लगा रही हैं। सूर्य भी उनमें से है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ये चीज़ पूरे यूरोप में मानी जाती थी। ठीक है। लेकिन कोपरनिकस ने इस चीज़ को कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, असल में सूर्य सेंटर है और पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है। हालांकि आज की डेट में हम जानते हैं कि कुछ भी सेंटर नहीं है यूनिवर्स में, यूनिवर्स अनंत है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये जानने की प्रक्रिया शुरू हुई यूरोप के अंदर, तो फिर सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि भाई हम किसी चीज़ को कैसे जानते हैं, हमारे जानने का तरीका क्या है, हम कितना जान सकते हैं इस यूनिवर्स को, और जो हम जानते हैं वो सही है या गलत है, ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है। और जैसे कि कुछ आइडियाज़ हैं जिनको लेकर डिबेट शुरू हुई, जैसे कि गॉड का आइडिया, आइडिया ऑफ गॉड, परफेक्ट का आइडिया, परफेक्ट का आइडिया, ये कहाँ से पैदा हो रहा है, ये कैसे बने, कहाँ से आया। जैसे गॉड का आइडिया पे क्यों डिबेट हो रही है? क्योंकि गॉड दिखता तो नहीं कहीं, लेकिन गॉड का आइडिया दिमाग में कैसे आ जाता है हमारे, हम गॉड के बारे में सोचते ही क्यों हैं, है ना। ये थॉट कहाँ से आ रहे हैं, इन चीज़ों पे डिबेट शुरू हुई। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं
कि भाई ईश्वर का विचार आखिर आ कहाँ से रहा है आपके दिमाग में? ईश्वर का विचार ही क्यों आ रहा है? क्या वो अनुभव से आ रहा है? अनुभव से नहीं आ रहा, तो वो कहाँ से आ रहा है? हाँ, बुद्धि में भी कहाँ से आ रहा है? विश्वासों से आ रहा है। विश्वासों से आ रहा है, एक तरीका ये है ना। दूसरा ये बोल रहे हैं कि एक्चुअल में गॉड का आइडिया जो है वो हमारे अंदर जन्म से है, अनुभव से पहले से है वो आइडिया। इस शब्द को बुद्धिवादी बोलते हैं, बुद्धिवादियों ने ये विचार दिया, और इन चीज़ को बोलते हैं वो इन्नेट आइडियाज़। इन्नेट आइडियाज़, बुद्धिवादियों का मानना है कि कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं जो जन्म के साथ हमारे साथ पड़े हुए हैं हमारे दिमाग में, उसके लिए हमें किसी अनुभव की ज़रूरत नहीं होती है। हम उसको सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं और वो स्ट्रक्चरली हमारे दिमाग में वो आइडिया है। ये बोलते हैं वो आइडिया गॉड ने डाला हमारे माइंड में, जो हमारे इन्नेट आइडिया हैं। जे इनको दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं अप्रायरी आइडियाज़। अप्रायरी का मतलब है मतलब अनुभव से पहले। इनको हिंदी में बोलते हैं अप्रायरी आइडिया को हिंदी में बोलते हैं प्राग अनुभविक प्रत्यय। अनुभव से पहले, जो अनुभव पे डिपेंड नहीं है, अनुभव से इंडिपेंडेंट है। जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट का आइडिया, कार्य कारण, है ना, कार्य कारण का विचार। गणित के अंक, गणितीय विचार, है ना, गणितीय विचार, ये सारे कौन है? इन्नेट आइडियाज़ है, अप्रायरी आइडियाज़ है। 2 और 2 4 होते हैं, ये आपको अनुभव से पता चलता है। इन चीज़ों को लेके डिबेट हो गई। ये बुद्धिवादी बोलेंगे कि ये सारे आइडियाज़ प्राग अनुभविक है। दूसरी ओर अनुभववादी आएंगे। अनुभववाद में सबसे पहला विचारक कौन है? हाँ, अनुभववादी, इसमें सबसे पहला विचारक है लॉक, है ना, जॉन लॉक। ये बोलता है कि भाई कोई आइडिया नहीं हमारे दिमाग में जन्म से पहले, सारे आइडिया जन्म के बाद आते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो हम होते हैं, इसका एक टर्म है टेबुला रासा। क्या होते हैं हम? कोरी स्लेट। टेबुला रासा का मतलब है प्लेन, जैसे ये बोर्ड साफ कर दे ना, प्लेन। ऐसे हमारा माइंड है। हमारे माइंड में जितने भी आइडियाज़ आते हैं सब जन्म के बाद अनुभव से आते हैं। और अनुभव 2 तरह से होता है, संवेदन और स्वसंवेदन। क्या है संवेदन? संवेदन और स्वसंवेदन। स्वसंवेदन, क्या फ़र्क है संवेदन और स्वसंवेदन में? ठीक है, जैसे जो बाहर से संवेदनाएं आ रही हैं, है ना, हमारे अनुभव में, जैसे आप मुझे देख रहे हो, अभी आप मेरी बात सुन रहे हो, है ना, पंखे की आवाज़ आ रही है, ये सब संवेदन है। प्रकाश देख रहे हो आप, है ना, सब संवेदन है। स्वसंवेदन क्या है? जब आप अंदर फील करते हो, आप जो बात सुन रहे हो उससे हो सकता है आपको अच्छा महसूस हो रहा हो सकता है बुरा महसूस हो रहा हो सकता है बोरियत महसूस हो रही हो। ये सारी चीज़ जो है, ये सारे जो एक्सपीरियंसेस, जो इनर एक्सपीरियंसेस है, वो स्वसंवेदन है। ठीक है, तो इसका कहना है कि सारे विचार इन्हीं से पैदा होते हैं, कोई प्राग अनुभविक विचार नहीं होते हैं। इवन जो ये मैथमेटिक्स है, कार्य कारण है, ये सब भी उससे ही आते हैं, अनुभव से ही बनते हैं। 2 और 2 4, हम 2 एप्पल देखते हैं, फिर हमें 4 दिखने लग जाते हैं, उसी से हमने आइडिया बनाया है 1 2 3 4 का। ये अनुभव से निकले हैं। अनुभव से ही हम एब्स्ट्रैक्टिफिकेशन करते हैं। एब्स्ट्रैक्टिफिकेशन का मतलब है अमूर्तीकरण। हम चीज़ों को देखते हैं, उन्हीं से हम कुछ आइडियाज़ बना लेते हैं, जिनको एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बोलते हैं, जो इस रूप में नहीं होते, वो दिमाग में रहते हैं, लेकिन वो बनते अनुभव के ही आधार पर हैं। ये बात कहेंगे। तो यहाँ तक आपको कुछ चीज़ें समझ में आई? कोई सवाल?
सर बुद्धिवादी और इनेटिव हाँ, अगर माइक ऑन कर लोगे तो और अच्छा है। जो बुद्धिवादी हैं वो इनेटिव आइडियाज़ को डील कर रहे हैं, और ये जो अनुभववादी हैं ये भी इनेटिव आइडियाज़ को। तो अनुभववादी अपना अनुभव डाल रहे हैं उसमें कि अनुभव के द्वारा प्राप्त होते हैं, पर बुद्धिवादी उसे पहले ही ले जा रहे हैं। उन्होंने तो बुद्धि तत्व का प्रयोग ही नहीं किया इसमें। किसने? बुद्धिवादियों ने बुद्धि तत्व का प्रयोग नहीं किया। हाँ, ऐसा नहीं, लगता बुद्धि- है क्योंकि अच्छा, वो पहले ही ले जा रहे हैं, ठीक है। जन्म से पहले ही। इस चीज़ को आपका सवाल दोबारा से फ्रेम करो, फिर मैं उसको क्लियर करता हूँ। जैसे इनेटिव आइडियाज हैं, अनुभववादी उसे Innate ideas, इनेट हाँ। आइडियाज, हम्म। अनुभववादी उसे अनुभव से प्राप्त होते हैं ऐसा मानते हैं, हाँ पर बुद्धिवादी उसे जन्म से पहले ले जाते हैं। हाँ, उसमें बुद्धि तो तत्व का प्रयोग तो हुआ ही नहीं। नहीं, बुद्धि तत्व का प्रयोग ऐसे है जैसे मैथमेटिक्स है। मैथ इनका दो तीन चीज़ें हैं जो बुद्धिवादी है ना, वो इन्नेट आइडियाज़ पर जोर क्यों देते हैं बुद्धिवादी? उनका ये मानना है कि हमें ऐसा ज्ञान चाहिए जो ज्ञान कैसा हो, स्पष्ट हो, और कौन हो, और क्या हो, स्थिर ज्ञान हो, डाउटलेस हो। डाउटलेस नॉलेज जो होगी, वो ज्ञान जो होता है वो बुद्धि से ही प्राप्त हो सकता है। 2 और 2 4, हमेशा 2 और 2 4 होंगे, है ना? 2 और 2 4 तो एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैथमेटिक्स पूरी कैलकुलेट होती है ना आगे तक, आपने जितनी भी मैथमेटिक्स डेवलप हुई, वो बुद्धिवादी हमेशा मैथमेटिकल नॉलेज पे फोकस करेंगे। जितनी मैथमेटिक्स है वो पहले से माइंड में है। आप कभी किसी एक्सपीरियंस से कोई मैथ की कोई नई चीज़ सीखे आज तक? मैथ की चीज़ हम कैसे सीखते हैं? यहीं से आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिससे आपको क्लैरिटी आएगी, जो है 2 तरह की विधियां हैं नॉलेज की, है ना? आपने पहले भी देखा होगा। एक है मेथड ऑफ इंडक्शन, दूसरा है मेथड ऑफ डिडक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं आगमन और इसको बोलते हैं निगमन। नॉलेज के 2 तरीके माने गए हैं, आगमन और निगमन। आगमन कौन मानेगा? आगमन का मतलब क्या है कि हमारा ज्ञान जो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान है उससे हमें प्राप्त होती है, जो नॉलेज, जो संवेदनाएं प्राप्त होती है, उससे हमारा ज्ञान बनता है। यह है आगमन का मेथड। ऑब्जर्वेशन पे आधारित ज्ञान, इसी से विज्ञान का विकास होता है। विज्ञान आगमन को ही मान के चलती है, वो ऑब्जर्वेशन करती है कि कोई भी चीज़ कैसे काम कर रही है, उसको वो देखते हैं और उसको देख के इकट्ठा करते हैं। कल कैसे बिहेव करा, आज कैसे बिहेव किया किसी चीज़ ने, परसों कैसे बिहेव किया, उसको इकट्ठा करते चले जाएंगे। सुबह कैसे बिहेव किया, दोपहर को कैसे बिहेव किया, बारिश आई तब कैसे बिहेव किया, धूप पड़ रही है तब कैसे, इस सबको इकट्ठा करते चले जाएंगे। इसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। और उसको इकट्ठा करने के बाद में कुछ चीज़ों को वो कंक्लूड करते हैं फिर उसी से। इसका मेन सोर्स है आगमन। आगमन मतलब अनुभववादी आगमन को मानेंगे कि मेथड जो है नॉलेज का आगमन वाला है। अनुभववादी आगमन को मानेंगे और विज्ञान भी आगमन को मानेगी। ऑब्जर्वेशन पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, ठीक है। अब ये बोलेंगे निगमन वाला क्या है, जैसे कि लॉजिक एंड मैथ। ये डिडक्टिव मेथड है। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं कि जो बड़ा कॉमन उदाहरण है, फिलॉसफी में चलता ही है, सभी मनुष्य मरणशील हैं। ये वाक्य सही है या गलत है, इससे कोई फर्क नहीं है। अगर ये सही है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, दूसरा वाक्य सुकरात एक मनुष्य है ना, तब सुकरात मरणशील है, इसके लिए हमें किसी अनुभव की ज़रूरत नहीं है। हमें सुकरात को जानने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें यह भी नहीं पता करना सुकरात की एज क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता करना। ये है डिडक्टिव मेथड। ऊपर वाली अगर 2 बातें ठीक हैं तो उससे तीसरा कंक्लूजन अपने आप निकल आएगा। प्रेमाइसिस से कंक्लूजन निकलेगा, उसके लिए हमें कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। इसी पे मैथमेटिक्स चलती है, इसी पे लॉजिक चलता है।
इसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। इसको कौन मानेगा? बुद्धिवादी। और बुद्धिवादी क्यों मानेंगे इसको? क्योंकि इससे निश्चित ज्ञान मिल जाएगा आपको, इस पे कोई संदेह नहीं होगा। सुबह शाम का फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे रात दिन का फर्क नहीं पड़ेगा, मंगल और बुध का फर्क नहीं पड़ेगा, पृथ्वी पे हो, मंगल पे, बुध पे हो, हर जगह सही निकलेगा। ये निश्चित ज्ञान है, ठीक है। तो वो इस पे निश्चितता पे जोर देते हैं, इसलिए वो डिडक्टिव मेथड को ज़्यादा महत्व देते हैं। इनका जो विज्ञान है और अनुभववादी है, ये मानते हैं नयापन होना चाहिए ज्ञान में, नयापन। और नयापन होगा तो वो ज्ञान निश्चित ज्ञान नहीं होगा, वो ज्ञान प्रोबेबल ज्ञान होगा। क्यों होगा प्रोबेबल? संभावी ज्ञान होगा। क्यों? क्योंकि वो अनुभव पर आधारित है। कल को आपको नया अनुभव होगा तो फिर हो सकता है आपका ज्ञान बदल जाए। ऐसी कितनी सारी साइंस की चीज़ें हैं जो समय के साथ बदलती रहती हैं। नए नए एक्सपीरियंस पे नई नई टेक्निक आ जाती हैं, जब नए नए टूल्स आ जाते हैं तो वो ज्ञान बदल जाता है। ऐसा ही होता है ना। तो ये है इनका अंतर। टेक्निकली अगर आप मैथडोलॉजिकली जाओगे तो इंडक्शन और डिडक्शन का अंतर है। तो जो डिडक्टिव वाले हैं वो इन्नेट आइडियाज़ को मानेंगे, अप्रायरी आइडियाज़ को मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि उनको ये पता है कि जो पहले से हमारे दिमाग में आइडियाज़ है उन्हीं से हम डेरिवेट करेंगे लॉजिकली, तो हम नए नए आइडियाज़ निकाल पाएंगे, नई नई नॉलेज क्रिएट कर पाएंगे। मैथमेटिक्स जो पूरी डेवलप हुई, नई नई मैथमेटिक्स भी तो कैलकुलस डेवलप हुई है ना, ज्योमेट्री से तमाम चीज़ें निकल के आई ना मैथमेटिक्स में भी, वो डिडक्टिवली निकली, डिडक्शन से निकली, लॉजिक से निकली। तो ये उसको मान रहे हैं। लेकिन ये मान रहे हैं कि ये आइडिया जो हमारे माइंड में ऑलरेडी हैं, सो रहे हैं, हमें पता नहीं है। हम उनका जब मैथमेटिक्स करते हैं या जब हम उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं माइंड का, तब वो जागृत हो जाते हैं, वो आइडिया जो ऑलरेडी हमारे अंदर सोए हुए थे। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ याद रखना, सारे बुद्धिवादी ये नहीं मानते कि सारे आइडियाज़ इन्नेट हैं। वो ये नहीं मानते कि सारे आइडियाज़ पहले से दिमाग में हैं। वो मानते हैं कुछ आइडियाज़ इन्नेट हैं, कुछ आइडियाज़ बाद में आते हैं एक्सपीरियंस से भी। तो सिर्फ एक ही बुद्धिवादी है जो मानता है सारे आइडियाज़ इन्नेट हैं, वो है लाइबनिज़। लेकिन डेकार्ट और बहुत से वो लोग नहीं मानते हैं। लेकिन वो ये मानते हैं जो प्राइमरी नॉलेज है, जो डाउटलेस नॉलेज है, वो नॉलेज बनती है इन्नेट आइडियाज़ के बेसिस पर ही। बाकी एक्सपीरियंस पे जो भी नॉलेज बनती है वो कोई नॉलेज ही नहीं होती, वो तो कभी भी बदल सकती है। तो उसको क्यों नॉलेज माने हम? जैसे प्लेटो के समय से ये डिबेट चल रही है। प्लेटो ने भी तो बोला ना, जो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान है वो संभाव्य है, ओपिनियन बोला उसने। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को बोला ओपिनियन है, ये कोई नॉलेज नहीं है। ओपिनियन क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। हर व्यक्ति का अलग अलग अनुभव होता है, हर व्यक्ति की अलग अलग राय बन जाती है। जैसे आप मान लो अभी धूप से आओ, गर्मी में बहुत धूप से आए और आप इस कमरे में आओ, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो बड़ा ठंडा कमरा है। लेकिन कोई दूसरा बंदा एसी से इस कमरे में आएगा, उसको लगेगा बड़ी गर्मी है यहाँ पे, कैसे बैठे हो तुम लोग। तो जो गर्मी है वो वाला ज्ञान जो है इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान है, और दोनों में अंतर आ गया। इवन वही बंदा जो धूप से आएगा उसको यहाँ पे ठंडा लगेगा, और वो वही बंदा एसी से आएगा तो उसको यहाँ गर्म लगेगा। तो इंद्रिय ज्ञान सापेक्षिक ज्ञान है, इसलिए उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता बुद्धिवादियों के अनुसार। लेकिन अनुभववादी बोलेंगे कि भाई इंद्रिय ज्ञान ही तो सही है, उसी पे तो रिलाई करना चाहिए। इंद्रियों से परे तो आप जाने क्या क्या बातें करने लग जाओगे। परमात्मा होता है, अलग दुनिया बनी हुई है, कुछ भी बनाने लग जाते हो आप लोग। फिर उससे क्या होगा? फिर हम बैकवर्ड चले जाएंगे, जो अंधकार काल था यूरोप का, उसी में पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये इसलिए डिबेट चल रही है पूरी। इस डिबेट को आप समझ पाए? ठीक है। वो बोलेंगे, भाई अनुभववादी बोलेंगे सारा ज्ञान जो वो इंद्रियों से ही प्राप्त हो रहा है, इंद्रियों पे ही भरोसा करो। इंद्रियों पे भरोसा नहीं करोगे तो फिर दूसरे लोग की बातें करने लग जाओगे, बहुत ही अटपटी बातें करने लग जाओगे, एब्स्ट्रैक्ट बातें करने लग जाओगे, जिनका कोई लेना देना नहीं है ज़िंदगी से। ज़िंदगी से जुड़े रहना है तो अनुभव से जुड़ी हुई बातें करो। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए? ये अप्रायरी है। अनुभववादी क्या बोलेंगे कि सारे आइडियाज पोस्टरियरी हैं। पोस्टरियरी, पोस्टरियरी मतलब अनुभव सापेक्ष, अनुभव सापेक्ष है।
सारे आइडिया जो हैं अनुभव पर ही निर्भर करते हैं, पोस्टीरियरी। अब ये चीज़ आपकी पूरी की पूरी फिलॉसफी में यूज़ होगी। एक टर्म और बताऊंगा जो पूरी फिलॉसफी को समझने के लिए कोर हैं, एक तो अप्रायरी और पोस्टीरियरी। इसका अंतर नहीं समझोगे जब तक आप फिलॉसफी की डिबेट्स नहीं समझ पाओगे, वेस्टर्न फिलॉसफी की। ये समझ में आ गया, अप्रायरी और पोस्टीरियरी सबको समझ में आ गई? कोई सवाल? अनुभव अगर सब्जेक्टिव है तो विज्ञान ऑब्जेक्टिव, विज्ञान उसमें आएंगे क्योंकि विज्ञान असल में बुद्धि को भी यूज़ करती है ना। विज्ञान ऑब्जर्वेशन से डेटा इकट्ठा कर लेती है, लेकिन उसको जब थ्योरी में बदलती है, जब वो उससे कंक्लूजन निकालती है, तब वो बुद्धि को यूज़ करती है। अदरवाइज साइंस का डेटा रह जाएगा, डेटा के बेसिस पे कोई थ्योरी नहीं बनेगी, कोई लॉ नहीं बनेगा। तो वो बुद्धि को यूज़ करके उस डेटा को एनालाइज करती है, जो डेटा उन्होंने ऑब्जर्वेशन से इकट्ठा किया। जैसे मैंने कहा ना, सुबह दोपहर शाम अलग अलग परिस्थितियों में डेटा इकट्ठा कर लिया, लेकिन उससे नॉलेज तो नहीं बनेगी। फिर आप उसके बाद क्या लगाओगे? लॉजिक लगाओगे, तब आपकी नॉलेज बनती है साइंटिफिक नॉलेज। लेकिन वो बदलती रहती है, वो निश्चित नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसका प्राइमरी सोर्स जो है वो ऑब्जर्वेशन है। उस ऑब्जर्वेशन को आपने बाद में लॉजिकली डिड्यूस किया, लेकिन उसका बेसिस ऑब्जर्वेशन ही है, प्राइमरी बेसिस उसका ऑब्जर्वेशन है। इसीलिए साइंस की जितनी भी धारणाएं होती हैं वो विकास होता है जैसे जैसे विज्ञान का, वो धारणाएं टूटती हैं और नई धारणाएं बनती हैं, लेकिन वो हवा में नहीं होती, वो ऑब्जर्वेशन पे आधारित होती हैं। इसीलिए वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इस सेंस में होती हैं कि वो ऑब्जर्वेशन पे आधारित है, मनगढ़ंत बुद्धि से नहीं सोची गई हैं। जैसे कि फिलोसोफरों के बारे में कहा जा सकता है कि वो मन में कुछ भी सोच लेते हैं और उसको लॉजिकली वो बना देते हैं स्ट्रक्चर। तो उसकी वो लिमिटेशन है। साइंस की लिमिटेशन ये है कि वो है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट से जो ऑब्जर्वेशन किया गया है उसी पे आधारित है, लेकिन उसमें हम लॉजिक लगा के उनसे थ्योरीज निकालते हैं, उनसे कंक्लूजन निकालते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला? एक अनुभववादी पोस्टीरियरी को मानते हैं और विज्ञान अप्रायोरी चीजों के ही रिसर्च कर रहा है, जैसे ग्रेविटी का नियम था, उसको दिया तो वो अप्रायरी क्यों है ग्रेविटेशनल लॉ? क्योंकि वो पहले से ही चला रहा है। नहीं, वो पहले से, आपके जन्म होने से पहले से चला आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है वो अप्रायरी हो गया। अप्रायरी का मतलब है आपके दिमाग में आपके एक्सपीरियंस से पहले से जो चीज़ें हैं, समझ गए? अप्रायरी का मतलब ये, जैसे ही आपने जन्म लिया, आपके कोई अनुभव नहीं हुआ है अभी तक, है ना, आप अभी आँख भी नहीं खोल पाए हो, है ना, रोए भी नहीं हो पहली बार, लेकिन आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ हैं, उसको अप्रायरी आइडियाज़ बोल रहे हैं। स्ट्रक्चर में है, मतलब आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर में है वो आइडियाज़। जैसे आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, आपके जीन्स है ना, आपके जन्म से पहले ही आपके जीन्स डिफाइंड है, ऐसे ही ये मान के चल रहे हैं वो कुछ आइडियाज़ हैं जो आपके जन्म से ही आपके स्ट्रक्चर में है, आपके माइंड के स्ट्रक्चर का पार्ट है वो, उनका अनुभव से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हुई ये वाली बात, अप्रायरी वाली। और पोस्टीरियरी वो है जो बाद में आप अनुभव करोगे इंद्रियों से, उन अनुभवों से भी तो विचार बनते हैं, वो पोस्टीरियरी एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये जो अनुभववादी हैं वो इनकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं मानते, वो कहते हैं देयर इज नो अप्रायरी आइडियाज। अनुभववादी, बुद्धिवादी मानते हैं कि अप्रायरी आइडियाज होते हैं और कुछ आइडियाज पोस्टीरियरी भी होते हैं, लेकिन कुछ आइडियाज अप्रायरी भी होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज ये, इंडक्शन और डिडक्शन मेथड पे कोई सवाल कि इंडक्शन मेथड कैसे काम करता है, डिडक्शन कैसे काम करता है? क्लियर है? आगमन मतलब अनुभव आ रहा है, डिडक्शन मतलब दिमाग से निकाल, निगमन, नया विचार निकल रहा है, दिमाग से निकल रहा है, अंदर से बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको। आगमन रिसीव करोगे आप इंद्रियों से, डिडक्शन बुद्धि से निकालोगे, निगमन। ठीक है, अब एक चीज़ और, इसको आप एक और याद करने का तरीका है कि इंडक्शन पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की ओर जाता है, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की ओर जाता है। मतलब समझे, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल आया समझ में? पर्टिकुलर मतलब एक एक चीज़ को आप ऑब्जर्व करोगे ना, जैसे आपने एक उदाहरण लेते हैं, आप कौवा देखा, आपने एक कौवा देखा काला, फिर आपने दूसरा देखा, फिर आप कभी बम्बई गए वहाँ पे भी कौवा काला, फिर आप कभी यूएसए गए वहाँ पे भी कौवा काला। आपने जितने भी कौवे देखे, एक एक करके देखे, फिर आपने निष्कर्ष निकाला कौवे काले होते हैं। तो आपने एक एक पर्टिकुलर देखा और उससे यूनिवर्सल पे पहुँच गए, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल हो गया ये। ठीक है,
क्लियर है? ये वाली नॉलेज जो है ये होती है ऑब्जर्वेशन पे आधारित इंडक्टिव नॉलेज। ठीक, ये कब गलत हो जाएगी? एक ही दिन में गलत हो सकती है ये, जिस दिन सफ़ेद कौवा दिख गया, एक भी दिख गया उस दिन आपकी पूरी बात खराब, 10 साल की मेहनत खराब। साइंस में यही होता है। ठीक है, फिर नई थ्योरी बनानी पड़ती है, कोई नई एक्सेप्शन मिल गया जिस दिन, उस दिन ख़त्म थ्योरी। ठीक, अब ये कैसे काम करता है? ये काम करता है 2 + 2 = 4। अब ये हमने फार्मूला दे दिया, ये यूनिवर्सल फार्मूला है। 2 सेब और 2 सेब जोड़ोगे 4 आएगा, 2 केले और 2 केले जोड़ोगे तो 4 आएगा, 2 मार्कर और 2 मार्कर जोड़ोगे तो भी 4 आएगा। तो ये यूनिवर्सल से पर्टिकुलर पे है। आपको थ्योरी दे दी यूनिवर्सल, अब आप लगा लो किसी भी पर्टिकुलर पे लगा लो इसको, तो ये यूनिवर्सल से पर्टिकुलर पे जाती है। समझ में आया? यूनिवर्सल से पर्टिकुलर। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें। बस एक चीज़ और है जो इसी से जुड़ी हुई है, जिसको आप समझ लेंगे तो आप फिलॉसफी की, आज ये समझ लो, ये रामबाण बहुत सारी चीज़ें सीख ली आपने, इसके बिना फिलॉसफी आती नहीं है। तीसरी चीज़ ये है, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, है ना। एक और चीज़ है, वो है एनालिटिकल एंड सिंथेटिकल। इसको बोलते हैं विश्लेषण और संश्लेषण। ये टर्म भी आपने बहुत सुनी होगी फिलॉसफी पढ़ते समय। विश्लेषण किसे बोलते हैं? इसको वैसे मुझे उल्टा करना चाहिए था, लेकिन चलो अब मैंने ऐसे लिख दिया है। विश्लेषण किसे कहते हैं? इसमें भी कोई नई नॉलेज नहीं मिलती आपको, इसमें पुरानी नॉलेज है। उसी चीज़ को, जो बात छिपी हुई है, उसको आप खोल के बस रख देते हो, इसको बोलते हैं विश्लेषण। इसका यूज़ कौन करेगा इन दोनों में से? मान लो अगर हमें देखना हो कि बुद्धिवादी अनुभववादी, तो इनमें से विश्लेषण कौन यूज़ करेगा? नहीं, एक्चुअल में अनुभव है ही नहीं इसमें अनुभव की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी कोई चीज़ है, उसी में उसका अर्थ छुपा हुआ है, इसको बोलते हैं विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है छोटे टुकड़ों में तोड़ना किसी चीज़ को, छोटे टुकड़ों में तोड़ना किसी चीज़ को, है ना। इसे विश्लेषण बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं। क्या मतलब हुआ एनालिसिस का? एक उदाहरण लेते हैं जो फिलॉसफी में चलता है, त्रिभुज। अगर आपसे पूछा जाए त्रिभुज क्या होता है, आपने त्रिभुज कभी नहीं देखा, लेकिन आप त्रिभुज के बारे में आपने पढ़ा है। तब आपसे पूछा जाए त्रिभुज क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, है ना, वो त्रिभुज कहलाती है। इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ त्रिभुज में जो छिपी हुई बात थी उसको खोल के बता दिया। यही मैथमेटिक्स कर दिया है। मैथमेटिक्स में भी एक फॉर्मूले में से कई फॉर्मूले खुलते चले जाते हैं। आप अगर मैथमेटिक्स जानते होंगे तो शुरू में कुछ हाइपोथेसिस नहीं, उनको बोलते हैं स्वयं सिद्धियाँ, है ना। कुछ स्वयं सिद्धियाँ हैं, उनके जो माइंड में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उन्हीं पे बिल्ड कर करके नई नई चीज़ें निकलती चली जाती हैं। करिए मैथमेटिक्स किसी ने इस क्लास में? नहीं करी। उन स्वयं सिद्धियों से ही आगे आगे चीज़ें निकलती हैं, कोई नया एक्सपीरियंस से नहीं निकलती, उसी से निकलती है, एनालिसिस से निकलती है। जो चीज़ आपको ऑलरेडी गिवन है, जैसे मैं बोलूँ कि कुआरा क्या होता है, कुआरा किसे कहते हैं, या कुआरी किसे कहते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत तो नहीं है। किसी कुआरे को देखोगे तभी बता पाओगे कि ऐसा होता है कुआरा, बता पाओगे? ये कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट्स को जब ज़्यादातर जो क्लासेस होती है ना, क्लासरूम, फिलॉसफी मोस्टली कॉन्सेप्चुअल ही है। वो क्या करती है? विश्लेषण करती है, हर चीज़ को खोलती है, एनालाइज करती है, तोड़ के देखती है। वो चीज़ उसी में छुपी हुई है, बस उसको तोड़ के समझती है। ये काम बुद्धि का है, एनालिसिस, काटना, किसी भी चीज़ को काट काट के समझ लेना, तोड़ तोड़ के समझ लेना, ये है एनालिसिस, एनालिटिकल मेथड ऑफ नॉलेज। ये भी बुद्धिवादी इस्तेमाल करेंगे मोस्टली। दूसरा है सिंथेटिक मेथड ऑफ नॉलेज। इसमें क्या है? इसका उदाहरण है, जैसे मैं कहूँ गुलाब सफ़ेद है, बारिश हो रही है। ये सारे स्टेटमेंट क्या बता रहे हैं? ये कोई नई जानकारी दे रहे हैं, जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं।
उसको आप खोल लो कितना भी, आपको नहीं पता चलेगा कि सत्य है कि नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए। तो ये अनुभववादी जो हैं वो मानेंगे ज्ञान जो है वो सिंथेटिकल होता है, संश्लेषणात्मक होता है, संश्लेषण पे आधारित होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की दृष्टि से देखें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट में प्रेडिकेट कोई नई जानकारी जोड़ रहा है। कैसे? गुलाब सब्जेक्ट हो गया गुलाब, और गुलाब सफ़ेद है, तो सफ़ेद है ये हो गया प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के बारे में आपको नई जानकारी मिली। लेकिन जब सब्जेक्ट हो जाए त्रिभुज और आपसे पूछा जाए त्रिभुज क्या होता है, तो आपने कोई नई जानकारी जोड़ी यहाँ पे? हाँ, अगर आप बोल देते कि ये त्रिभुज समत्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है ना, दो एंगल उसके बराबर हैं, तब आपने एक नई जानकारी दी। लेकिन त्रिभुज क्या होता है तो आपने उसकी परिभाषा दी। जितने भी परिभाषाएं होती है वो विश्लेषण होती हैं। ये समझ में आया? कोई डाउट? अब अगली बार अगर आप सच में डीप फिलॉसफी जानना चाहते हो तो इन तीनों के बीच के संबंध को समझो। आप प्रायरी, एनालिसिस और तीसरी चीज़ क्या थी जो मैंने मिटा दिया? इंडक्शन, डिडक्शन। ये तीनों के आपसी संबंध को समझ जाओगे ना तो आप फिलॉसफी समझ गए। आपकी एपिस्टेमोलॉजी बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। ये आप लिख लो, ये आपका होमवर्क है। कांट पढ़ने से पहले ये नहीं समझोगे तो कांट समझ में नहीं आएगा। लिख लो, क्या है होमवर्क? इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिटिकल, सिंथेटिकल और हाँ, इंडक्शन और डिडक्शन। इनके आपस में क्या संबंध है? कहने का मतलब यह है, क्या अप्रायरी और डिडक्शन और एनालिटिकल, इन तीनों के बीच का क्या संबंध है? एक ही जैसी बातें लग रही हैं। ऐसे ही पोस्टीरियरी और आपका ये इंडक्शन और सिंथेसिस, इनके बीच का क्या संबंध है? ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, फिर हम कांट पे बात करेंगे। अगर ये चीज़ें समझ में आएंगी तो कांट को समझना बिल्कुल ऐसे है, आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।